हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हम लोग जो नंबर गेन्स करते हैं या जो टॉपर्स होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं। मतलब हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं एग्जामिनेशंस की कि एग्ज़ाम देना है, टाइमली तैयार हो जाते हैं, बट कॉपी लिखने के टाइम काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि आखिर जो टॉप करते हैं ये कॉपी कैसे लिखते हैं, क्या इनका उद्देश्य है, कुछ नया करते हैं या ऐसा क्या लिख के चले आते हैं कि एग्जामिनर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि फुल मार्क्स कॉपी दे देता है। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। हम एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और सब कुछ प्रिपेयर होता है, लेकिन एटलीस्ट बहुत तैयारी के बाद भी कुछ ना कुछ गलतियां होने लगती हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो जब हम एग्जामिनेशन हॉल में हों, हमें पेपर मिल जाता है। पेपर के लिए हमें 15 मिनट्स दिए जाते हैं पेपर को रीड करने के लिए। ओके, तो 50 मिनट्स जो पेपर रीड करने के लिए दिए जाते हैं, इसमें आप अपने पेपर को अच्छे से रीड करें। बाकायदा जो पेपर पे रूल्स दिए जाते हैं कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, कितनी मार्किंग है किस नंबर पे, तो इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करने के जो चीज़ें होती हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें कि आपकी मेमोरी में ये चीज़ रिकॉल हो सके कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है एग्जैक्टली उससे ये क्वेश्चन आया है। और वेल कॉन्फिडेंस रहें, अच्छे से ये कॉन्फिडेंस रहें कि आपको ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर चीज़ पेपर को अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रीड केयरफुली अपना पेपर, कि आप अपना पेपर जो है बहुत केयरफुली पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट ये ध्यान दीजिए कि पेपर में जो चीज़ें दी गई हैं आपको 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करनी है। यस, ओके, मतलब टाइम मैनेजमेंट। पूरे पेपर को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत कंपलसरी है, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस, और भी जैसे इंग्लिश है तो ऐसे होगा, एप्लीकेशन होगी, हिंदी है तो निबंध होगा, पत्र होगा, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी कंपलसरी, मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये नहीं करिए कि कोई क्वेश्चन हमको याद है तो हम उसको बहुत ज़्यादा लिखते जा रहे हैं। अननेसेसरी मैटर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अननेसेसरी मैटर जो होता है वो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को कंफ्यूज कर देता है। वो फिर बहुत ज़्यादा जब उसको परेशानी होती है तो वो क्या करता है कि आपकी मार्किंग काटने लगता है। तो इसलिए बिल्कुल जो है अनावश्यक मैटर मत लिखिए। अगर आप अनावश्यक मैटर लिखेंगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो गलत हो जाएगा। मतलब फिर आप 3 आवर्स में पहले तो शुरू के अच्छे पन्ने आप लिखेंगे, बाद में सब मैटर गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी कंपल्सरी। ओके, नेक्स्ट आता है कि जब हम स्टार्टिंग करें फर्स्ट क्वेश्चन की, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर सभी पेपर में, कोई भी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सब में फर्स्ट क्वेश्चन लगभग लगभग एमसीक्यूज का आता है। तो एमसीक्यूज में तो आप ये अच्छे से करिए कि आप जो है उसके फुल लाइन में आंसर दीजिए। जैसे ए बी सी दिया है तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, फट से बी आंसर लिख दिया। ठीक है, ये आप बिल्कुल मत करिए। आप क्वेश्चन नंबर डालिए और जो ऑप्शन है और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप फुल लाइन में आंसर दें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप एक्सप्लेन करने के समय क्या करें कि उन क्वेश्चंस को रीड करें। जैसे पूछ लिया गया कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, फॉर एग्जांपल एसएसटी में। ठीक है, तो आपने जैसे जनसंख्या वृद्धि समझाई कि क्या होता है, उसके बाद जब आपको रीजन लिखने हैं, कारण लिखने हैं, तो आप हेडलाइंस में दीजिए, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के साथ क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उसको हेडलाइंस डालने से और आपके राइटिंग पैटर्न से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि लिखने वाले बच्चे ने
या स्टूडेंट ने क्या मैटर लिखा होगा। और बहुत लोग क्या करते हैं कि पैराग्राफ की तरह लाइन की तरीके खींचते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है कि आपको हेडिंग्स डालनी है। हेडिंग्स में आप जो भी 2-3 लाइन को एक्सप्लेन करें, वो लाइन एक्सप्लेन करें, फिर हेडिंग डालें। कोशिश करिए कि आपके क्वेश्चन में 7 से 8 हेडिंग होनी चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन उसने पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क्स का, किसी किसी बोर्ड में 5 मार्क्स का होता है। ओके, फिर हम लोग आते हैं कि राइटिंग। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि राइटिंग बहुत मस्ट होती है, कि हमारी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। इट मीन्स कहने का मतलब है कि क्या जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी तो क्या वो पेपर नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बेशक देंगे। बट राइटिंग जो हम लोग लिखती हैं, राइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मतलब क्लियर होने का मतलब है जिनकी बहुत अच्छी है, वेल डन, बिल्कुल गुड राइटिंग। बट जिनकी नहीं अच्छी है, वो भी ये करें कि कम से कम जो हमने अक्षर लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं, वो क्लियर लिखे हों, कटिंग ना हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्लैक स्केच उठाया और वहां पे गंदा गंदा सा कवर कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सिंपल एक लाइन से उसको काट दीजिए कि वो चीज एग्जामिनर को क्लियर नजर आ जाए कि हाँ मैंने ये चीज काटी है, ये चीज मैंने नेक्स्ट पॉइंट आउट में इसको किया है। ओके, तो कटिंग बिल्कुल मत करिए कॉपी में, कोशिश करिए कि कटिंग ना होने पाए। और राइटिंग जो है, लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि जो चेकिंग करने वाला है वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब लिखावट जब हमारी अच्छी होती है तो एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी बहुत रिलीफ होकर चेक करता है, बहुत आराम से चेक करता है। उसको सुकून होता है कि अरे वाह, इसने बंदे ने बहुत अच्छी कॉपी लिखी है। और आपके नंबर जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाते हैं। जहाँ राइटिंग अच्छी होती है वहां पे अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां होती हैं ना, तो वो भी नहीं पकड़ में आती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिए कि इम्प्रूव योर राइटिंग। जिनकी अच्छी है वो तो बहुत अच्छी है, कीप इट अप। लेकिन जिनकी नहीं अच्छी है वो भी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। ओके, कि राइटिंग का इफेक्ट बहुत पड़ता है और मार्किंग कटने और बढ़ने दोनों चीजों में। ओके, उसके बाद होता है कि बच्चों को आजकल बहुत कलरफुल लिखने की आदत हो गई है कॉपियों की। ठीक है, तो कॉपी, एग्जाम की कॉपी जो होती है वो बिल्कुल आप उसमें ज्यादा कलर्स का यूज नहीं करेंगे। ज्यादा क्या मतलब बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ओनली 2 पेन यूज करेंगे, ब्लैक एंड ब्लू। ओके, ब्लैक से आप हेडिंग डालेंगे और ब्लू से आप लिखेंगे। अंडरलाइन करने के लिए भी आप ब्लैक स्केच का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्केच आप एक स्केच से एक लाइन खींच दीजिए। ये नहीं कि 2 लाइनें डबल खींच रहे हैं, बिल्कुल एक सिंगल लाइन ब्लैक स्केच से आप ड्रॉ कर दीजिए। अपने क्वेश्चन को आप लिख दीजिए। लेकिन कोई लाल पेन लेके चला जा रहा है, कोई कलरफुल पेन लेके चला रहा है, तो बिल्कुल आपकी इससे मार्किंग कटती है। जैसे बहुत लोग मार्केट में रेड कलर के कई कलर बेचते हैं, ऑरेंज, पर्पल। तो बिल्कुल आप किसी तरह का कोई कलर यूज नहीं करेंगे, बोर्ड में एग्जामिन कॉपी कट जाती है आपकी। ओके, तो इसलिए ओनली ब्लैक और ब्लू पेन यूज करेंगे। दूसरी चीज होती है कि पेन जो होता है वो हमारी हाथों की सेटिंग पर आता है। राइटिंग जो होती है पेन के साथ सेटिंग बनाती है। इसलिए याद रखिए, जब भी एग्जाम आप देने जाएं तो कभी न्यू पेन लेके ना जाएं। ये बहुत हॉनेस्टली आप ध्यान रखिएगा। बच्ची क्या करती है, मोस्टली बस सुबह पेपर होने वाला है, रात में गए न्यू पेन खरीद लाए। बिल्कुल नहीं। पेन ऐसा हो जो कम से कम आपने 1 हफ्ते उससे हैंडराइटिंग की हो। इसका भी हमारी लाइफ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जिस पेन से हम लिखते हैं उस पेन से हमारा कॉन्फिडेंस अटैच होता है कि हाँ मैं इस पेन से लिख रहा हूं, मेरे क्वेश्चन सब सही हो रहे हैं। ये बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो नया पेन सेटिंग में टाइम लेता है हमारी उंगलियों के साथ, और वो स्पीड नहीं देता है। इसलिए एग्जाम में जब जाएं तो पेन अपना कम से कम 1 वीक यूज किया हो। वैसे लाइफ में आप एक नियम बना लीजिए कि पेन को चेंज मत किया करिए। कोई भी आप जिस कंपनी का आपको अच्छा लगता है एक पेन हाथ पर सेट कर लीजिए कि जब तक आपको स्टूडेंट लाइफ है आप उसी पेन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है कि कॉपी लिखने से पहले लाइंस ड्रॉ कंपलसरी है। ठीक है, कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मार्जिन जरूर करें। हो सके तो दोनों तरफ करें, और नहीं तो
वन साइड तो आपको करना ही कंपलसरी है। ओके, तो इससे हमारा क्या होता है कि जो चीज़ें हमारी सफिशिएंट मैटर जो है वो एक पेज पर आ सके, ठीक है, और अच्छे से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, अच्छे से ये एग्जामिनर को समझा सकें कि हमने पेपर जो है वो कैसे अटेम्प्ट किया है। उसका ओके, उसके बाद याद रखिए कि क्वेश्चन क्लैरिफाई होने चाहिए। क्वेश्चन क्लैरिफाई का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्पष्ट हो। जैसे उसने मान लीजिए पूछा है व्हाट इज फोर्स, तो उसने सिर्फ आपसे व्हाट इज फोर्स पूछा है, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें फोर्स के टाइप्स या रीजंस या कॉसेस कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ फोर्स पूछा है, फोर्स लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा हो तो उसका आप सिंबल लिख दीजिए, ठीक है, उसका जो फार्मूला हो वो लिख दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस तरह का क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है, शॉर्ट पूछा है तो शॉर्ट में 20 वर्ड्स सफिशियंट, अगर लॉन्ग में पूछा है तो 300 सफिशिएंट है, अगर वेरी शॉर्ट में पूछा है तो 25 या 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आपके लिए मतलब। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पेपर जो हो उसमें आपको क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। मतलब आप माइंड मेकअप कर लीजिए पेपर पढ़ते समय कि हमको कितना किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है। ओके, उसके बाद आता है कि पूरे पेपर में से हर क्वेश्चन को समराइज किया जाए। मतलब समराइज का मतलब होता है सारे क्वेश्चन में शॉर्ट वेरी शॉर्ट को तो हम नहीं समराइज करते हैं, बट जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं या शॉर्ट होते हैं, या हिंदी में आप निबंध लिखते हैं, इंग्लिश में एस्से लिखते हैं, या कोई सप्लीमेंट्री की बुक्स आ जाती हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो लॉन्ग होते हैं, उन क्वेश्चंस को लास्ट में कम से कम 7 8 या 6 लाइन में आप पूरे क्वेश्चन को समरी में एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपने ऊपर क्या समझाया है, उसको नीचे आप समरी करके लिख रहे हैं। ओके, ठीक है, जैसे हमने समझाया कि कोरोना क्या होता है, ठीक है, उसको एक लाइन में दिया, फिर किस कारण से हुआ, किस दिन ये आया, तो इस तरह से करके आप अपने उस क्वेश्चन की समरी नीचे जरूर दीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट टॉपिक होता है कि सबसे पहले हम एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 पेपर सेट जो है वो अपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर सॉल्व करके जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट्स के लिए कि जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे 1 2 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 वीक में 2 बार टाइम मैनेजमेंट मतलब 3 आवर्स के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर सीरीज को पूरा सॉल्व करके जाएं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप वहां आने वाले पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हो। क्योंकि कहते हैं ना कि ट्राई अगेन, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है और हमारी चीज़ों में एक पकड़ आती है कि हम अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आउट थे कि बच्चे सब वही लिखते हैं, सारे स्टूडेंट्स वही आंसर लिख के आते हैं, वही क्वेश्चन लिख के आते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है कि किसी ने कुछ स्पेशल लिखा होता है। बट जो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, रूल्स को केयरली पढ़ते हैं, राइटिंग इम्प्रूव करते हैं, हेडलाइंस को अच्छे से बताते हैं, एमसीक्यूज के फुल लाइन में आंसर देती हैं, पेन का सही से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अदर कलर्स का यूज़ नहीं करते हैं, लाइंस ड्रॉ करें, ठीक है, क्वेश्चन जितना पूछा गया है उतना ही लें, अनावश्यक लिखने से कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, बिल्कुल आपकी अननेसेसरी भूल होती है, ठीक है, और हर चीज़ को पेपर को पूर्णतः समझने के बाद ही उसको आप अपने सारे मार्क्स कैलकुलेट करके आप कॉपी सबमिट करें, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बिल्कुल आप इस तरह से अगर फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स होंगे, यहाँ तक कि 90+ मार्क्स आप ला सकती हैं। तो ये हर बोर्ड के लिए रूल्स अप्लाई होता है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात होती है कि एग्जामिनेशन में एक चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए कि स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। एग्ज़ाम में स्ट्रेस जो होता है
वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता है। मान लीजिए जैसे आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पढ़े, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपने क्वेश्चन पढ़े और आपको पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा क्वेश्चन नहीं आता है। अब आप परेशान हो गए, अरे चौथा तो आता ही नहीं मुझे, अब मैं क्या करूं? ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। चौथा नहीं आता है ना, एक ही क्वेश्चन तो नहीं आता है 4 नंबर का, बाकी 96 की लाइन आगे है। 96 क्वेश्चन अभी आपको करनी है, 96 का गेम आपके हाथ में है। तो इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है विदाउट स्ट्रेस। और पेपर जब विदाउट स्ट्रेस करेंगे तो आपको वाकई जो है 100% मार्क्स मिलेंगे। तो इन्हीं सब टिप्स के साथ ये आपको वीडियो शेयर की गई है। उम्मीद है कि वीडियो सबको पसंद आएगी और वीडियो आप अंत तक देखिए और आप लोगों ने देखी भी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा कि वो आने वाली वीडियोस को देख सके और सब्सक्राइब कर सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।